राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस बेहद खास अवसर पर आज दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन हो रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक कई नई पहलों की शुरुआत हो रही है। नई शिक्षा नीति शिक्षा प्रणाली को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाने में मददगार भी साबित हो रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनईपी क्लासरूम, कैंपस और कम्युनिटी तक पहुंच चुकी है। हमने आज एजुकेशन पॉलिसी को एनईपी 2020 को क्लासरूम्स, कैंपस और कम्युनिटी तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। मित्रों, एनईपी 2020 को वर्णन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आई कोट, एनईपी 2020 इज नॉट जस्ट एन एजुकेशन रिफॉर्म, इट्स इंडियाज इंटेलेक्चुअल रेनेसांस। मित्रों, प्रधानमंत्री जी कहते हैं यह केवल सुधार नहीं है, परंतु यह वैचारिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनर्जागृति का एक नया दार्शनिक दस्तावेज है। शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश में पहली बार हो रहे बदलावों और इसमें एनसीईआरटी के योगदान की बात की। देश में पहली बार जब हम पैराडाइम शिफ्ट की बात कहते हैं, पहली बार प्री स्कूल, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में पहुंच रहा है, रूप लेते हुए हम दिख रहे हैं। नेशनल स्कूल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज एंड स्कूल एजुकेशन का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। जादुई पिटारा से लेके न्यू एज टेक्स्ट बुक आज हम सामने ले आ पा रहे हैं। आजादी के उपरांत बाल बाटिका को एक पैराडाइम शिफ्ट का उदाहरण मानता हूं। आइए सीधा रुक करते हैं लोकसभा का, जहां अखिलेश यादव इस वक्त बोल रहे हैं। बधाई मिल रही है, हमें खुशी है इस बात की कि विपक्ष में जो लोग हैं उनको बधाई मिल रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जब बोल के जा रहे हैं तो उनके सदस्य भी उन्हें बधाई नहीं दे रहा कोई। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपका भी, और क्योंकि मैं उनकी बात सुन रहा था, उनकी बात सुनने से मुझे कुछ याद आया। मैं ये कहना चाहता हूं 2 लाइनों में कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बता रहा हूं ये लाइनें कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। मैं दुनिया को बनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले भारत की सेना, उसका आभार, उसका धन्यवाद देना चाहता हूं। दुनिया में साहसी फौजों में गिनती अगर होती है तो हमारी भारत की सेना सबसे आगे दिखाई देगी। उनके पराक्रम पर, उनकी वीरता पर, उनके अदम्य शौर्य पर हमें सबको गर्व है। कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा जिसको गर्व ना हो। हमें अपनी फौज पर गर्व है, और हमें इस बात के लिए भी गर्व है कि जब सेना ने अपना ऑपरेशन शुरू किया तो पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट कैंप थे उन पर अटैक किया गया। न केवल पाकिस्तानी कैंपों को नष्ट किया गया, बल्कि पाकिस्तानी जो एयर बेस है उन तक पहुंच गए, उनको भी नष्ट किया, ध्वस्त किया। और जब हमारी फौज पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए एक पाठ पढ़ा सकती थी, एक ऐसा संदेश जाता कि भविष्य में पाकिस्तान कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाता, और ऐसा भी लगा हम लोगों को, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब हम
बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों को देखते हैं। भारतीय सेना का आभार व्यक्त करते हुए अखिलेश यादव लोकसभा में जो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है उसमें भाग ले रहे थे अखिलेश यादव और उन्होंने शुरुआत की भारतीय सेना को धन्यवाद कहकर उनके ऑपरेशन सिंदूर के लिए। और जिस तरह से आज अगर हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 वर्ष पूरे हुए हैं, ये एक ऐसी शिक्षा नीति जो एक क्रांति के रूप में आई। हमारे साथ निशांत सौरभ इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। निशांत, कहीं ना कहीं भारत में हम जो हमारी पारंपरिक प्रणालियां हैं, जो हमारी नीतियां हैं, उसके आदी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एनईपी एक क्रांति बनकर आई। जिस तरह से एक शैक्षणिक आज़ादी मिली, सोच को आज़ादी मिली, वो एनईपी ने हमारे बच्चों को दी, हमारे युवाओं को दी। किस तरह से तमाम चीज़ें जो एनईपी का अहम अंग है आज 5 वर्ष पूरे होने पर ज़मीन पर, धरातल पर क्रांति ला रही हैं। जी देखिए जया, बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले 5 साल में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसने, चाहे वो प्राइमरी शिक्षा की बात करें या फिर उच्च शिक्षा की बात करें, तो दोनों में काफ़ी क्रांतिकारी सुधार किए हैं। और जहाँ तक आपने आज़ादी की बात कही शिक्षा क्षेत्र में, तो अब बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ने की आज़ादी मिली है, मातृभाषा में पढ़ने की आज़ादी मिली है। और अब जो कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के बच्चों को के लिए सीबीएसई ने एक सर्कुलर भी जारी किया है कि वो मातृभाषा में पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि बच्चे अगर अपनी मातृभाषा में, अपनी भाषा में पढ़े तो ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अब बच्चों को आज़ादी मिली है कि वो बेहतर तरीके से पढ़ाई करें, क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर डेवलप हो, और साथ ही साथ शिक्षा में स्किल को भी इंटीग्रेट किया गया है। कक्षा 6 से ही अब स्किल को फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट बनाया गया है, ताकि अगर कोई छात्र अगर पढ़ाई बीच में भी छोड़ दे तो उसको रोज़गार पाने में दिक्कत ना हो। तो वोकेशनल एजुकेशन को फॉर्मल एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट किया गया है। और आज जो अखिल भारतीय शिक्षा समागम का जो आयोजन किया गया, उसमें 4 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट भी सौंपे गए, और इसको मिलाकर अब तक कुल 11 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को लेटर ऑफ इंटेंट सौंपे जा चुके हैं। उसके अलावा 3 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ पहले से ही भारत में अपने कैंपस खोल चुकी है, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटी, डिकिन और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस खोल चुकी है, और इसी महीने ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे गुरुग्राम में अपना कैंपस खोला। तो जो भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात जो कही गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उसको धरातल पर उतारने में उस दिशा में काफ़ी काम किया जा रहा है। और 14 विश्वविद्यालय अब तक 11 लेटर ऑफ इंटेंट दिए जा चुके हैं और 3 ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो 14 विश्वविद्यालय जो कि भारत में अपने कैंपस खोलने की दिशा में आगे बढ़े हैं। उसके अलावा जो आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी जिसका जिक्र किया कि भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, चूँकि रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया गया। यही वजह है कि 2014 में जहां 11 भारतीय संस्थान क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में आते थे, इस साल जो 2026 की रैंकिंग अभी जारी हुई है उसमें 54 भारतीय जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं वो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में आए हैं। इससे ये बात साफ होती है कि भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च एंड इनोवेशन को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। और सरकार ने 2023 में ही अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का भी गठन किया था, जिसके तहत देश के तमाम विश्वविद्यालयों में शोध कार्य किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि आज अगर हम इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो भारत दुनिया भर में 39वें नंबर पर पहुंच गया, जो पहले 2014 से पहले 81वें नंबर पर होता था। तो निश्चित तौर पर चाहे उच्च शिक्षा की बात करें या फिर प्राइमरी एजुकेशन यहाँ पे नींव की बात भी करना चाहेंगे कि किस तरह से जो हमारे नन्हे नन्हे बच्चे हैं उनको शुरुआत से ही उनकी जो मजबूत नींव हो, इस पर खासतौर पर एनईपी में ध्यान दिया जा रहा है। बाल वाटिका की बात करें या फिर होलिस्टिक एक रिपोर्ट कार्ड की बात करें, जो कि रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर आएंगे ये बहुत अहम सवाल होता था और यही सबका बच्चों का भी और अभिभावकों का भी चिंता का विषय। लेकिन यहाँ पर किस तरह से एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाने पे बाल वाटिका के जरिए और खेल खेल में नन्हे बच्चों को पढ़ाई कराने की जो एनईपी की तरफ से पहल आई है, किस तरह से ये जमीन पर उतर रही है और कैसा प्रतिक्रिया रही अब अभिभावकों की इस एनईपी से जुड़ने के बाद? जी देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आई तो जो शिक्षा का पैटर्न जो पहले 10+2 का हुआ करता था उसको बदल करके 5+3+
3+4 यानी जो 5 साल का जो फाउंडेशनल स्टेज है, जिसमें कि 3 साल जो शुरुआत के 3 साल 3 से 6 साल के बच्चों के लिए जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होता था उसको भी फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट बना दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद, जो कि पहले नहीं होता था। पहले जो फॉर्मल शिक्षा जो शुरू होती थी, औपचारिक शिक्षा, वो कक्षा 1 के बाद शुरू होती थी। तो अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकार ने बाल वाटिका की शुरुआत की है। कक्षा 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए 3 साल का बाल वाटिका शुरू किया गया है और उसके लिए NCERT ने जादुई पिटारा नाम से इन बच्चों के लिए करिकुलम भी तैयार किया है। और निश्चित तौर पर जो पहले जो आपने बात कही कि पहले शिक्षा का फोकस परीक्षा पास करना हुआ करता था, तो अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना और समझ विकसित करना, आप परीक्षा पास करने के दृष्टिकोण से ही पढ़ाई न करें और रटंत जो विद्या जो एक नॉलेज होता था, रोट लर्निंग, उसमें बदलाव करके अब समझ के साथ बच्चों में शिक्षा हासिल करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। और जो बाल वाटिका के बच्चे हैं, चाहे कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे हैं, उनमें खेल खेल में और रचनात्मक तरीके से कैसे उनमें बेहतर समझ विकसित की जाए, क्योंकि यही जो उम्र होती है 6 साल तक की उम्र होती है, उसमें बच्चों में 80% तक बच्चों का जो ब्रेन है वो डेवलप कर जाता है। तो इस उम्र में जो बच्चे अगर बेहतर तरीके से सीखेंगे तो वो उम्र भर उनके लिए काम आएगा। तो इस दिशा में निश्चित तौर पर सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं, चाहे वो बाल वाटिका की बात करें, चाहे मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने की बात करें। और NCERT का इसमें काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है, क्योंकि NCERT ने जो अभी कक्षा 8 तक की पाठ्य पुस्तकें जो अभी तक जारी कर दिया है, उसमें इसमें समझ के साथ कैसे शिक्षण किया जाए, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग और समग्र शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पे सिर्फ रणनीतिक रूप से नहीं या कौशल के रूप से नहीं, वित्तीय तौर पर भी सरकार की ओर से यहाँ पर विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, चाहे इसमें उषा योजना हो, PM उषा योजना या लक्ष्मी योजना, जिसके कैसे इन योजनाओं का और ज़्यादा जो बच्चे हैं वो लाभ उठा सकते हैं। निशांत जी, देखिए, सरकार ने पिछले 5 साल में कई योजनाएं शुरू की हैं। शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की बात करें, चाहे उच्च शिक्षा की बात करें। अगर प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण अभियान जो 2021 में शुरू किया गया था, निपुण भारत अभियान, क्योंकि बच्चों में देखा गया था कि लर्निंग आउटकम में काफ़ी कमी आ गई थी। जैसे कक्षा 5 के जो बच्चे होते थे वो कक्षा 3 का भी पाठ नहीं पढ़ पाते थे। तो बच्चों में लर्निंग आउटकम को बढ़ावा देने के लिए और उनमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी यानी मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए निपुण भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका मकसद यही था कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों में मूलभूत साक्षरता वो पढ़ने लिखने में सक्षम हो सके। तो इससे बच्चों में काफ़ी फ़ायदा हुआ है और हाल के दिनों में जो सर्वे हुए हैं उसमें लर्निंग आउटकम काफ़ी बेहतर हुआ है, ये देखा गया है। उसके अलावा 15 साल की उम्र तक का कोई छात्र किसी भी वजह से अगर पढ़ाई से वंचित रह गया है तो उसको साक्षरता के दायरे में लाने के लिए उल्लास नाम से एक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत करीब 2 करोड़ से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया और वो अब धीरे धीरे साक्षर बन रहे हैं। और ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भारत को पूर्ण साक्षर बनाने की दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में कई राज्यों ने, जिसमें हम बात करें लद्दाख की बात करें, त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम, ये सब जो राज्य हैं उन्होंने इस कार्यक्रम के जरिए पूर्ण साक्षरता हासिल की है। तो निश्चित तौर पर निशांत, तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो आज धरातल पर उतरकर कई महत्वपूर्ण बदलावों को अंजाम दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो उच्च शिक्षा में जो प्रमुख उपलब्धियां इस वक्त रही हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 वर्ष हो चुके हैं। कई योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है अभी भी, तो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर आप इनसे जाके जुड़ सकते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए मिड डे प्राइम के साथ।